हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ हेमंत। मैं एस एस सी जी एल 2022 से डबल ए में सेलेक्टेड हूँ। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है एएसओ इन एमईए। एएसओ क्या होता है? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जिसे विदेश मंत्रालय बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एएसओ होता क्या है। जिसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बोलते हैं। तो मान ले कोई भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है तो वो बहुत सारे डिविजन्स में डिवाइड रहता है। फिर जो डिवीजन होते हैं उनमें कुछ सेक्शन, पर्टिकुलर सेक्शन में डिवाइड रहता है। तो जो सेक्शन होता है, पर्टिकुलर सेक्शन, तो उसका इंचार्ज होता है, वो होता है सेक्शन ऑफिसर। और जो सेक्शन ऑफिसर को असिस्ट करता है वो होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो आज की वीडियो में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल क्या क्या कैसी रहने वाली है, और इसमें पर्स वगैरह क्या है, और फॉरेन पोस्टिंग का क्या सीन है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हुए। विदेश मंत्रालय, एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय, ये एसएससी सीजीएल की मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब है। मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब क्यों है? क्योंकि मतलब यदि ऑल इंडिया रैंक होते हैं ना टॉप 10, तो उनमें से 6 से 7 लोग एमए लेते हैं। तो देख सकते हो कि इस पोस्ट का कितना भौकाल है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि फर्स्ट तो आप इंडियन नागरिक होने चाहिए। तो अपन पैदा होते इंडियन सिटीजनशिप होती है अपने पास। उसके अलावा आपने ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए और आपकी एज होनी चाहिए 18 से 30 साल। यदि आप ओबीसी से हो तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और यदि एससी एसटी से हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब आप 35 ईयर्स तक इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो। और जो 2024 में जो सीजीएल में जो 2024 में एक्सपेक्टेड वैकेंसी है वो है 120, जो कि आरटीआई के थ्रू पता चली है। कम ज़्यादा भी हो सकती है ये। और एसएससी सीजीएल 2023 में 108 वैकेंसी थी और कट ऑफ रही थी 331 नंबर। और सीजीएल 2022 में 130 वैकेंसी थी और कट ऑफ रही थी 344। क्योंकि एसएससी सीजीएल 2022 में क्या हुआ था कि मतलब 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है, इसलिए इतनी हाई कट ऑफ गई है। तो 2024 के लिए भी अपन क्या मतलब टारगेट कर रहे हैं एमबीए को, तो अपने कट ऑफ कितनी मान सकते हैं? 340 के आसपास मान सकते हो, 1-2 नंबर ऊपर नीचे। तो इतनी कट ऑफ रहने वाली है, तो इसको देख के अपनी तैयारी कीजिए। तो विदेश मंत्रालय आप कैसे जा सकते हो? तो इसके लिए आपको 2 एग्जाम है, एक तो एसएससी सीजीएल के एग्जाम है, एक यूपीएससी के एग्जाम। तो यूपीएससी से जब आप आईएफएस बनते हो तो एक ग्रुप ए की पोस्ट होती है। इसका पे ग्रेड कितना रहता है? 5400 ग्रेड पे, और लेवल 10 में रहती है। और पोस्ट का नाम क्या हो जाता है? अंडर सेक्रेटरी। यदि आप एएसओ बनते हैं एमईए में सीजीएल के थ्रू, तो इसमें क्या है, ग्रुप बी की पोस्ट रहने वाली है और 4600 ग्रेड पे की पोस्ट रहने वाली है। जब आप एएसओ बनते हो तो उसके बाद आपकी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है। तो 5 साल बाद आप इस डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद क्या बन जाते हो आप? एसओ, सेक्शन ऑफिसर। ये 48 ग्रेड पे की जॉब है, जो कि एक गजेटेड जॉब है। गजेटेड का मतलब क्या होता है कि जो भी आप यदि मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के लेके जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम, तो उस टाइम पे आप भी ऐसे किसी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइन कर सकते हो। और एसएससी सीजीएल की सबसे एकमात्र गजेटेड पोस्ट है AAO। तो उसके अलावा एसओ बनने के बाद आप क्या बनते हो? उसके 6 से 7 साल बाद आप बन जाते हो आईएफएस। लेकिन बी बनते हो। क्यों बी? आप 5400 ग्रेड पे तो पहुंच जाते हो, लेकिन अभी भी आपका ग्रुप है जो बी रहता है। तो मतलब बेसिकली 5400 ग्रेड पे ही आपके 2 प्रमोशन होंगे, एक ग्रुप बी से, एक ग्रुप बी में होगा। फिर उसके बाद आप ग्रुप ए में अंडर सेक्रेटरी, यहाँ भी बोले तो अंडर सेक्रेटरी जाओगे, लेकिन ये ग्रुप बी की पोस्ट होगी। और फिर 5400, फिर प्रमोशन, नेक्स्ट प्रमोशन होगा आपका आईएफएस ए में, जो डायरेक्ट यूपीएससी से आते हैं। तो हम बात करते हैं कि मतलब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है सीजीएल से। यदि आप एमईए में एएसओ बनना चाहते हो तो इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक प्रीलिम्स और मेंस। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? प्रीलिम्स होता है, ये बस क्वालिफाई होता है, लेकिन इसकी कट ऑफ अलग अलग जाती है। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस। सारे 50-50 मार्क्स के रहते हैं, 25-25 क्वेश्चन आते हैं। 1 घंटे का टाइम होता है सभी सेक्शंस के लिए, और कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाती। और 0.25 मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। फिर इसकी कट ऑफ आप क्वालिफाई कर लेते हो तो इसके बाद मेंस देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो मेंस में 3 सेक्शन रहते हैं। फर्स्ट सेक्शन मैथ, रीजनिंग, 30-30 क्वेश्चन आते हैं, 90 मार्क्स के। 1 घंटे का आपके पास टाइम रहता है, मतलब ये सेक्शन वाइज है। फिर सेक्शन 2 में क्या होता है?
इंग्लिश और जी के जीएस का होता है। इसमें 45 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, 25 क्वेश्चन जी के जीएस के आते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो इंग्लिश का सबसे ज़्यादा वेटेज है। और ये इसके लिए टाइमिंग क्या है, 1 घंटा। ये फिर सेक्शन 3 होता है जो सिर्फ कंप्यूटर का होता है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है। 20 क्वेश्चन आते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं और 15 मिनट के लिए टाइम सही होता है। इसके लिए कम से कम आपको कंप्यूटर में पास होने के लिए 35 के आसपास नंबर हो, तो आप इसकी कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाओगे। फिर उसके बाद ही क्या होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसमें 28 वर्ड पर मिनट की आपको स्पीड चाहिए। और ये पूरी कट ऑफ डिसाइड होती है 390। तो 390 में से आपको चाहिए ASO इन MA बनने के लिए 340 के आसपास पोस्ट। और इसमें ध्यान देने की बात है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। तो इन शॉर्ट में बोले तो ये आपका तरीका है, ये क्वालिफाइंग है। 390 में से मेरिट जाएगी, 60 नंबर कंप्यूटर के होंगे जो क्वालिफाइंग होंगे, फिर 28 वर्ड पर मिनट की आपको स्पीड चाहिए जो कंपलसरी है। फिर उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन MA ही कराएगा। पहले क्या है, पहले SSC कराती थी, अब जो डिपार्टमेंट होता है वही कराता है वेरिफिकेशन। उसके बाद इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, ना कोई फिजिकल टेस्ट है, ओनली मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। GST इंस्पेक्टर, इसमें ये बात ध्यान देने, GST इंस्पेक्टर में कलर विजन है उनको, वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें आपके पास कुछ भी हो, कलर विजन हो, चाहे आपकी आई साइड वीक हो, चश्मे लगे हो, वो सारी चीज़ें इसमें बस एक नॉर्मल सा अपन जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है तो वहाँ से आप मेडिकल सर्टिफिकेट बना के लेके जा सकते हो, तो उसी से आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा इसका। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मांगी। फिर ट्रेनिंग प्रोसेस, ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, जैसे पुलिस में होता है हार्ड एंड फास्ट ट्रेनिंग होती है, वैसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। CSS में होती है, या वहाँ कुछ ऐसा कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। इसके बाद क्या होता है, 15 डेज की इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, जो शुरुआती 2-3 मंथ होते हैं उनमें करा देते हैं। और ये क्या है, सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज, ये ओल्ड GNU कैंपस में, तो यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब हाफ डे के लिए ट्रेनिंग होती है। यदि आपका सेक्शन ऑफिसर सही है तो आपको मतलब उसके बाद थाली छोड़ सकता है, लेकिन जनरली ऐसा ही है कि मतलब आप वो फ्री रहते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे, इतना ज़्यादा काम वर्कलोड नहीं दिया जाता आपको। और उसके बाद ये 2.5 मंथ की CCB ट्रेनिंग होती है कोडिंग वगैरह के बारे में, क्योंकि यदि आप इसके आधार पर ही आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड ऑफ CCB ट्रेनिंग तो आप फॉरेन पोस्टिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो। मतलब यदि आपको फॉरेन में पोस्टिंग चाहिए तो आपको ये CCB ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये कहाँ होती है, आपकी साउथ ब्लॉक में, जो कि मतलब MA के 2 सबसे बड़े ऑफिस है, एक तो ओल्ड JNU कैंपस और साउथ ब्लॉक। और 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहता है, वो तो सब में ही रहता है इसकी। तो मेनली पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, एक तो हेडक्वार्टर में होती है, वेरियस ऑफिस है दिल्ली में। दिल्ली में बहुत सारे ऑफिस हैं, और हेडक्वार्टर के अलावा दिल्ली में बहुत सारे ऑफिस है, तो वहाँ आपकी पोस्टिंग होती है। और पोस्टिंग इन RP और रीजनल पोस्टपोर्ट ऑफिस होते हैं, जो मतलब स्टेट, कुछ स्टेट में है, तो वहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। यदि आप चाहे तो आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है कि यदि आपको वहाँ पोस्टिंग चाहिए तो वहाँ मिलेगी, अन्यथा आप परमानेंटली दिल्ली में ही हो। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब आप राजस्थान के और झारखंड में मान ले वैकेंसी है, तो ऐसा नहीं कि आपको फोर्सफुली आपको वहाँ भेज देंगे झारखंड में कि यदि आप दिल्ली रहना चाहते हो तो आपको दिल्ली रहेगा। यदि कोई व्यक्ति झारखंड का है और वो झारखंड जाना चाहता है तो वहाँ उसको टिक कर सकता है, तो वहाँ उसको भेज दिया जाएगा। धर्मशाला एंड अदर सबऑर्डिनेट ऑफिस में भेज सकते हैं। फॉरेन पोस्टिंग कहाँ होती है, एम्बेसी में, जो विदेश में भारत की एम्बेसी हैं उनमें फॉरेन पोस्टिंग होती है। ये भी ऑप्शनल है, यदि आप परमानेंटली दिल्ली रहना चाहते हो तो आप लाइफ टाइम दिल्ली रह सकते हो, लेकिन यदि बाहर जाना चाहो तो आपको ज़रूर भेजा जाएगा। इसके लिए आपको क्या है, CCB ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, और 3 साल शुरुआत में आपको दिल्ली में ही रहना पड़ेगा। और मतलब ऐसा है कि इसमें या तो दिल्ली पोस्टिंग है या फिर आउटसाइड फॉरेन में पोस्टिंग है, मेनली तो यही है। और जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है उनमें भी आपकी पोस्टिंग होती है। दिल्ली में ऑफिस कहाँ कहाँ है, एक तो है जवाहरलाल नेहरू भवन, जो आपको दिख रहा है ना, ये है जवाहरलाल नेहरू भवन, कितना सुंदर सा लग रहा है। तो इस ऑफिस में आपको काम करने का मौका मिलेगा।
उसके अलावा है साउथ ब्लॉक, यही दोनों बड़ी बड़ी ऑफिस है इसकी बस, और तो सारी छोटी छोटी ऑफिस है ये साउथ ब्लॉक है। बिल्डिंग देखो राजा महाराजा से कम नहीं लगती, तो ऐसी जॉब है ये। तो बात करते हैं मतलब फॉरेन पोस्टिंग की। तो फॉरेन पोस्टिंग में क्या होता है कि यूजुअली 3 साल के लिए भेजा जाता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 3 साल के लिए भेजा जाएगा, आपको कम टाइम के लिए भेजा सकता है, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो वो पोस्टिंग के टेन्योर ऊपर डिपेंड करता है कि आप पर, लेकिन जनरल 3 साल के लिए भेजा जाता है। तो इसके लिए आप एलिजिबिलिटी कब होती है फॉरेन पोस्टिंग के लिए? आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया है और आपने सीसी भी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रखी है, तो आपको फॉरेन पोस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। तो ये 5 तरह की सिटीज़ होती हैं। ए+ ये होते हैं सुपर कंट्रीज, फिर A, B, C, और ये होती है हार्ड सी कंट्री। इनमें क्या है, जनरली फैमिली को साथ में नहीं ले जाने दिया जाता, क्योंकि इनमें थोड़ा मतलब ये ऐसे काबुल, दमश्क, कंदार जैसी अफगानिस्तान, सीरिया वगैरह इस हार्ड सी कंट्रीज में आती है। उसके बाद सी कंट्रीज में कौन सी आती है? कुवैत हुआ, बैंकॉक हुआ। बी कंट्रीज में आती है आपकी शिकागो, जूरिच, सिडनी। और ए कंट्रीज में आती है आपकी लंदन, पेरिस, मैड्रिड, मैक्सिको, टोक्यो। और A+ कंट्रीज में आपकी आती है न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन DC आदि सिटी। ये कहाँ है? ये कहाँ की एम्बेसी है? ये है रूस की एम्बेसी है, रसिया की। देखो कितने सुंदर लग रही है। तो ऐसी बिल्डिंग्स में आपको काम करने का मौका मिलेगा, तो ये बहुत ही एक अच्छा एक्सपोजर होगा सभी के लिए जो MA बनेगा, MA में ASO बनेगा। तो इनमें क्या होती है, जनरली शुरुआत में हार्ड सी कंट्रीज में पोस्टिंग दिया जाती है। ये सबके साथ ही होता है, मतलब आप यदि 1-2 बार यहाँ पोस्टिंग काट लिया तो उसके बाद फिर ऐसे बढ़ती है कि पहले फिर C, फिर B, फिर A, फिर A+ कंट्री। मतलब ये है कि 10-15 साल बाद आपको मतलब इन कंट्रीज जाने का मौका मिला। शुरुआत में आपको 1-2 टेन्योर यही हार्ड सी कंट्रीज में पूरे करने होंगे, जनरली तो यही होता है। लेकिन ऐसे नहीं है कि ज़रूरी हो, आपको किसी भी कंट्री में भेजा जा सकता है। तो सही भी एक हिसाब से देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि शुरुआत में आपके पास कोई ऐसे न्यूयॉर्क जैसे बड़ी कंट्री में आप चले जाओ तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको पता ही नहीं है क्या काम है। तो यहाँ छोटी छोटी कंट्री में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा बेसिकली काम क्या है, तो वो सारी चीज़ें सीख पाओगे, तो वहाँ पर अच्छे से काम को एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो ये फॉरेन पोस्टिंग हो गई। ये थोड़ी एम्बेसी है, तो ये है रसिया की एम्बेसी है, ये UK लंदन की एम्बेसी है, मतलब इंडिया की रूस में एम्बेसी है, और ये लंदन में इंडिया की एम्बेसी है, और ये है स्विट्ज़रलैंड में भारत की एम्बेसी। कितना मस्त सिटी है। तो आप सोच के देखो, यहाँ गए या 3 साल आपको रहना है, तो 3 साल में यहाँ के सारी जगह देख लोगे, तो ये एक्सपोजर इससे बढ़िया। और ऊपर से गवर्नमेंट के पैसों से, अपना पैसा नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो कितनी अच्छी जॉब है कि वर्ल्ड टूर हो रहा है वो भी फ्री में, और पैसे और मिल रहे वर्ल्ड टूर करने के। तो ये इससे बेटर कुछ हो सकता है कि लाइफ में। तो इसकी वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। तो वर्क प्रोफाइल में क्या होता है, बेसिकली नोटिंग ड्राफ्टिंग का मेनली जो डेस्क जॉब ही होती है पूरी। यदि इन इंडिया में पोस्टिंग है ना, दिल्ली में पोस्टिंग है, तो ये डेस्क जॉब होती है। इसमें बस नोटिंग ड्राफ्टिंग करने का काम होता है। असिस्ट करते हैं IFS A ऑफिसर, ये जनरली SO को असिस्ट करते हैं। जो कोई भी डेलीगेशन का कोई भी काम है तो वो ये सारी चीज़ें यही देखते हैं। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, जैसे अभी G20 का समिट हुआ था इंडिया में, तो कोई भी डेलीगेशन का काम था तो वो यही करते हैं। मतलब जो भी फॉरेन से कोई भी आता है तो उनका टूर से रिलेटेड सारी चीज़ें यही देखते हैं। कहाँ कहाँ इनकी मीटिंग होने वाली है वो सारी चीज़ें ASO ही देखते हैं। प्रोटोकॉल ड्यूटी में भी ASO की लगती, ASO सारे उस टाइम पे सब ASO की प्रोटोकॉल ड्यूटी लगी हुई थी। और ये सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं NRI को, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं। जो यदि आप भारत से बाहर कहीं घूमने गए तो वहाँ आपका पासपोर्ट खो गया, तो आप उस देश की इंडियन एम्बेसी में चले जाओ, तो वो आपको भेजेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यदि मान लें कि आपने वहाँ जाके कोई क्राइम कर दिया हो विदेश में जाके, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको पुलिस हाथ नहीं लगाएगी वहाँ की, आपको इंडियन एम्बेसी भेजा जाएगा। फिर इंडियन गवर्नमेंट ही आपको कुछ एक्शन लेगी आपके खिलाफ।
सैलरी क्या होती है इन इंडिया में 85 पर मंथ ये ग्रॉस सैलरी होती है। तो एनपीएस का डिडक्शन और इनकम टैक्स कट पिट के आपकी 75 प्लस के अराउंड आपकी जब दिल्ली में पोस्टिंग हो तो वहाँ आपकी सैलरी रहेगी। बात करें फॉरेन पोस्टिंग की, तो यहाँ 3 से 3.5 लाख रुपए पर मंथ आपकी सैलरी होगी। आपके रहना फ्री, खाना फ्री, और मेन बात ये है ये जो ये फॉरेन अलाउंस होता है ये टैक्स फ्री होता है कि आपको इन पर टैक्स पे नहीं करना होता कोई भी। तो सोचो टैक्स फ्री जो कॉरपोरेट जॉब होती है उनमें इतना पैकेज मिलता है, 30 से 40 लाख का पैकेज मिल रहा है आपको। और जैसे मतलब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसी हो तो वहाँ ये 5 लाख के अराउंड हो जाती है आपकी सैलरी। तो सोच के देखो इतनी सारी सैलरी किसी भी जॉब में नहीं है, और ये पूरा वाइट मनी है, आपको कुछ भी नहीं करना। तो सबसे अच्छी बात यही है इस जॉब की कि यदि आप फॉरेन पोस्टिंग में तो आपके 3.5 लाख से 5 लाख तक आपकी सैलरी होगी। नेक्स्ट बात कर, ये पर्स क्या क्या है, ये एसएससी सीजीएल की हाईएस्ट पेड जॉब है। यदि इसमें आपको 5 स्टार अकोमोडेशन मिलता है यदि आप टेम्परेरी ड्यूटी पे हैं। और ये ट्रांजिट पीरियड का मतलब क्या होता है कि आप जहाँ गए, आपकी पोस्टिंग हुई फॉरेन में, तो वहाँ जो उनका अकोमोडेशन है उसमें पहले से कोई रह रहा है, तो ऐसा थोड़ी कि उसको भगा देंगे या आपको कहीं और जगह रखें। तो इससे उस टाइम पर आपको 5 स्टार होटल में रखेंगे जब तक वो खाली नहीं हो जाती जगह। और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्या होती है कि मतलब जो आपका कोई भी काम होता है तो वो आसानी से हो जाता है, मतलब आपका फैमिली का कोई भी काम होता है वो रुकता नहीं है कहीं भी। फ्री एजुकेशन इन फॉरेन पोस्टिंग, जो आपके बच्चे हैं उनकी फ्री एजुकेशन होगी टॉप की स्कूल में वहाँ की पे। और मेडिकल फैसिलिटी मिलती है सब, आपके जो भी डिपेंडेंट होते हैं, आपकी वाइफ, बच्चे, माता पिता सब, तो उनके टॉप के हॉस्पिटल में वहाँ पे आपकी फ्री मेडिकल फैसिलिटी है। क्योंकि ये इनको इतनी अच्छी सारी फैसिलिटी क्यों देते हैं, क्योंकि ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं विदेश में जाके। तो ऐसा थोड़ी कि अपन यहाँ कैसे भी रहते हो, दिल्ली में रेंट पे रहते हो, लेकिन वहाँ तो आपको 5 स्टार ही देंगे ना कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। और फ्री एकोमोडेशन मिलता है आपको वहाँ रहने के लिए, और विद वाइट पासपोर्ट। तो वाइट पासपोर्ट अब बाद में देखेंगे, लेकिन और यूजुअली डेस्क जॉब ही होती है। और इसका सबसे अच्छी बात यह है बेस्ट वर्क कल्चर होता है। एक तो पब्लिक डीलिंग नहीं होती, पब्लिक डीलिंग वाली सारी जॉब है ना जो उनमें चिक चिक लगी रहती है लोगों की, तो बेस्ट जॉब है। और इनमें क्या है, मोस्ट डिसेंट बट डिप्लोमेटिक कलीग, जो बाहर जॉब करके आएंगे तो वो डिसेंट पीपल होंगे, उनके अलग अलग एक्सपीरियंस मिलेंगे आपको फॉरेन के बारे में। तो ये सबसे अच्छी जॉब है, बात है इस जॉब के बारे में। अपने इंडिया में 4 तरह के पासपोर्ट होते हैं। एक होता है ये ब्लू पासपोर्ट, इसमें क्या होता है, नॉर्मल पासपोर्ट होता है, तो जो ऑर्डिनरी सिटीजन है उनको यदि विदेश जाना है तो ये वाला पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। उसके अलावा क्या होता है, ये वाइट पासपोर्ट होता है ना, ये मिलता है आईएएस आईपीएस ऑफिशियल्स को, जो कि आपको मिलेगा एएसओ को। ऑरेंज पासपोर्ट क्या होता है कि इसमें जिन्होंने क्लास 10th पास नहीं किया उनके लिए होता है। और ये जो रेड पासपोर्ट होता है ये मिलता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, जो मतलब मिनिस्टर वगैरह है उनको ये पासपोर्ट मिलता है। तो इसमें क्या है, आपको किसी भी कंट्री में जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसे जा सकते हैं डायरेक्ट बिना वीज़ा के। बात करते हैं प्रमोशन की, तो यदि आप एएसओ से एसओ बनना चाहते हो तो इनके लिए आपको 5 साल बाद एक एग्ज़ाम होती है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, वो दोगे तो आप एसओ बन जाओगे। यदि आप एग्ज़ाम भी नहीं देते तो 8 से 10 साल में तो आप एएसओ से एसओ डायरेक्ट वैसे ही बन जाओगे बिना एग्ज़ाम दिए ही। फिर उसके बाद ये होता है 8 से 10 साल में आप आईएफएस ग्रुप बी, मतलब ये 5400 ग्रेड पे तो रहता है, लेकिन मतलब ये ग्रुप ए में नहीं आता, तो इसलिए इसे आईएफएस बी कैडर बोलते हैं। फिर उसके बाद एक प्रमोशन होता है आईएफएस ए में, फिर उसके बाद बनते हो डेप्टी सेक्रेटरी, फिर उसके बाद क्या बनते हो डायरेक्टर, फिर जॉइंट सेक्रेटरी। लेकिन मोस्टली क्या है, यहीं पर आईएफएस ए कैडर में ही सारे रिटायर हो जाते हैं। जो यूपीएससी डायरेक्ट आता है ना अंडर सेक्रेटरी। तो बात करते हैं मतलब मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन की जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एएसओ इन एमए के बारे में, कि मतलब इनमें क्या फॉरेन लैंग्वेज सीखना कंपलसरी है क्या। मतलब एएसओ जाते हैं उनके लिए फॉरेन लैंग्वेज सीखना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो यूपीएससी से आते हैं अंडर सेक्रेटरी तो उनके लिए एक फॉरेन लैंग्वेज आनी चाहिए।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, क्या मतलब फॉरेन पोस्टिंग है जो कंपलसरी है। तो फॉरेन पोस्टिंग नाइट यदि आप अप्लाई करते हो और आपका मतलब 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका है और आपने सीसीबी ट्रेनिंग कर रखी है तो 90% चांस है कि यदि आपने अप्लाई किया है तो आपकी फॉरेन पोस्टिंग होगी। यदि आप अप्लाई नहीं करते तो आपको लाइफ टाइम दिल्ली दिल्ली या कहीं भी रहना चाहते हो इंडिया में तो वही आपकी पोस्टिंग रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि इसमें वर्कलोड कितना है। कुछ कुछ सेक्शन हैं उनमें वर्कलोड ठीक ठाक रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ज़्यादा काम नहीं होता कि मतलब बैंक की तरह, ऐसा कोई वर्कलोड नहीं है इसमें। और क्या ऐप और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या ऑफिस में रेगुलरिटी ज़रूरी है। तो भाई हाँ, रेगुलरिटी ज़रूरी है क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक लगा हो रहता है। तो बायोमेट्रिक तो आपको 8 घंटे की ड्यूटी कंप्लीट करनी ही होती है। आते टाइम बायोमेट्रिक लगाओ और जाते टाइम भी बायोमेट्रिक लगाओ। लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि मतलब इसमें रह गया अपन यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं क्या। तो भाई यूपीएससी 12th फेल मूवी देखी होगी आपने, तो वो चक्की चलाता था और फिर भी उसने यूपीएससी की तैयारी कर ली। तो भाई यूपीएससी तैयारी तो कोई भी कर ही सकता है। आप इतने अच्छे ऑफिस में रहोगे, एसी की फैसिलिटी सारी चीज़ें, तो आप मतलब मिनिमम 2 से 3 घंटा तो किसी भी ऑफिस में निकाल ही सकते हो काम के लिए, पढ़ने के लिए। और लास्ट क्वेश्चन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई ऊपर के पैसे का क्या हिसाब है। तो भाई एक बात बता दूं, ऊपर के पूरा वाइट कॉलर डिपार्टमेंट है, इसमें ऊपर के पैसे का कोई भी 1% भी चांस नहीं है। और दूसरी बात कि मतलब गवर्नमेंट ही आपको वाइट मनी इतनी देगी कि आपको ऊपर के पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप फॉरेन पोस्टिंग है तो 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ किसको बोलते हैं, ना रहने का खर्चा ना कुछ भी खर्चा, पूरा टैक्स फ्री अमाउंट मिलेगा आपको। तो यही था आज की वीडियो में। तो यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।